हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके हाथ ये लग गया ना तो वो देश अपनी पावर को बढ़ा सकता है। वो देश को पावरफुल कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी और देश पर या रिसोर्सेज पर वो देश को डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती और साथ ही साथ एक न्यूक्लियर बम को भी वो देश बना सकता है, जैसे कि ईरान आज कोशिश कर रहा है और वेस्ट इजराइल ईरान को रोकने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये जियोपॉलिटिकल मैटर है, लेकिन थैंक गॉड के इंडिया में हमें ना होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम जैसे पर्सनालिटीज मौजूद है देखने को मिले, जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री बदल कर रख दी है। चाहे मामला स्पेस का हो, न्यूक्लियर बम बनाने का हो, रॉकेट बनाना हो और या फिर एक पॉलिटिकल सेक्टर में अपना रोल निभाना हो, ये लोग ने एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इंडिया का दुनिया के सामने रखा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया फाइनली न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 2 पर पहुंच चुका है। याद रहे, इलेक्ट्रिसिटी से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर ये चले जाए तो डायरेक्टली जो भी डिवाइसेस है सब बेकार हो जाएंगे। इनफैक्ट अभी आप जो फोन देख रहे हो ना वो भी बंद हो जाएगा। अब खैर ऐसा नहीं होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। अब आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आना चाहिए कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टेज 2 वो क्या होता है। अब तक जो आपने कहा है हमें सब समझ में आ गया है, लेकिन ये क्या है, स्टेज 2 क्या है? अगर ये स्टेज 2 है तो स्टेज 1 कौन सा है? देखिए, सब कुछ इजी में समझाता हूँ ताकि जिसका बैकग्राउंड फिजिक्स का नहीं है उसको भी ये आराम से समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैं समझाऊंगा। देखो, ये सारा जो चक्कर है ना इलेक्ट्रिक पावर का है, यानी बिजली का खेल है। बिजली जनरेट करना है तो सबसे अच्छा जरिया सोर्स वो कौन सा है? हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है और भी तरह के एनर्जीज मौजूद है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा आएगा इसमें आपसे पूछता हूँ। सबसे बेस्ट एक न्यूक्लियर एनर्जी है जो अपने आप में एक पावरफुल है। न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर प्लांट की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों जैसा कार को चलाने के लिए ना पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए नेचुरल यूरेनियम की जरूरत होती है, जो भारत में बहुत ही ज्यादा कम है। अफसोस, ये एक हमारा जो है नेगेटिव पॉइंट है और हमें ना बहुत बारी से फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर ना आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेजेस। यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 देखने को मिलेगा। इंडिया के पास इतना ज्यादा यूरेनियम का रिजर्व नहीं है जो न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए काफी हो, लेकिन इंडिया के पास ना थोरियम मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। इसके रिजर्व पड़े हुए हैं इंडिया में, जिसके चलते इंडिया एक केमिकल रिएक्शन के जरिए थोरियम को यूरेनियम में बदल सकता है। तो ये सब करने के लिए ना फ्यूल को 3 स्टेजेस के प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है और ये अभी के लिए स्टेज 2 पर आ चुका है। अभी तक इंडिया में जितने भी रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर प्लांट है, वो स्टेज 1 के हैं जो यूरेनियम को जलाकर बिजली को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ ये स्टेज 1 में ना प्लूटोनियम को भी जनरेट करता है। जी हाँ, प्लूटोनियम, सही समझ रहे हो आप। प्लूटोनियम अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए अगर हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक लकड़ी को जलाकर उससे राख निकाल सकते हैं, वैसे ही हम नेचुरल यूरेनियम को जलाकर उससे प्लूटोनियम निकाल सकते हैं। सिंपल है ये। स्टेज 1 में हम बस यूरेनियम को न्यूक्लियर प्लांट के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर बिजली बनाते हैं, जिसके साथ प्लूटोनियम भी प्रोड्यूस होता है। स्टेज 2 जिसको हम PFPR के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे ब्रीडर भी कहा जाता है। ये इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में कल्पक्कम एरिया के मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में बनाया जा चुका है। इस प्रोटोटाइप को ब्रीडर रिएक्टर के नाम से भी बुलाया जाता है। गाइस, ये बात आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसमें स्टेज 1 से निकला प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम के साथ साथ इसमें ना थोरियम भी ऐड किया जाता है। जी हाँ, ये 3 मिनरल्स यहाँ पर स्टेज 2 में ऐड किए जाते हैं ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सके। देन इसके बाद आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में ना हमें स्टेज 2 का यूरेनियम 233 निकलता हुआ देखने को मिलेगा। बस इस तरह से यूरेनियम जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। थर्ड स्टेज एक सस्टेनेबल स्टेज बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है। यहाँ पर आपको कुछ भी चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी आप बोलोगे क्या यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम डालकर यूरेनियम बना रहे हो, ये कैसी बात हो सकती है? इम्पॉसिबल। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैव नथिंग इम्पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल होता तो हम आज हवाई जहाज नहीं उड़ाते, शिप्स नहीं चलाते और डिफरेंट केमिकल्स नहीं निकालते। अगर मैं ऑयल का एग्जाम्पल से बोलूँ तो इस प्रोसेस में ना एक ऑयल मशीन ऑयल का इस्तेमाल करके ऑयल ही जनरेट करती है। यानी हम जो यूरेनियम जलाकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें हम थोरियम मिनरल डालकर
और भी ज्यादा यूरेनियम को जनरेट कर रहे हैं ताकि पावर प्लांट को फ्यूल मिले और हम और भी ज्यादा बिजली को यहाँ पर जनरेट कर सके, जिसके चलते इंडिया अपनी डिपेंडेंस को आउटसोर्स यूरेनियम पर कम कर सकता है, दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंसी को खत्म कर सकता है। इंडिया के पास ऑलरेडी ना थोरियम के बहुत सारे रिजर्व पड़े हुए हैं, जिसके चलते इंडिया इस मामले में कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट रहेगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स ट्रेडिशनल रिएक्टर्स 70% से ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकती है और लंबे समय तक रेडियो एक्टिव वेस्ट को कम भी कर सकती है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि प्लूटोनियम 239 जो ब्रीडर्स के फर्स्ट स्टेज से मिलता है ना, उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। और जब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया हुआ नेचुरल यूरेनियम फ्यूल दोबारा से प्रोसेस होता है यहाँ पर, तो उससे प्लूटोनियम 239 के साथ 241 और 242 भी निकलता है। और इसकी बात होमी जहांगीर बाबा ने पहले ही कर दी थी, लेकिन बहुत सारे बीच में हमें हर्डल्स और सर्कमस्टेंसेस देखने को मिले थे, जिसके चलते ये कई बार प्रोजेक्ट्स को डिले हो गया, कुछ लोग रिटायर हो जा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आने से अब जाकर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है। इनफैक्ट यूएसए के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। यूएसए के पास स्मॉल मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है और लाइट वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सेकेंड स्टेज वाली टेक्नोलॉजी यूएसए के पास नहीं है। इनफैक्ट रशिया, फ्रांस, जर्मनी के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इंडिया ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है। अगर ये डेवलप करने बैठेंगे तो भी इन्हें बहुत सारे सालों का वक्त लगेगा। बस हमें ये देखना होगा कि ये कितना सक्सेस होगा, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से ये फील्ड में कोशिश कर रहा है। वेरास चाइना का तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत कम ही पब्लिकली बोलता है ये सब मैटर्स के बारे में। हो सकता है कि कुछ और देश भी अपनापन अंदर से खामोशी से काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, जियोपॉलिटिक्स है ये। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आप मुझे अपने व्यूज जो है कमेंट कर बतलाइए, मैं उसको हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।